सो आज का जो सेशन है, कौन बताएगा उसका क्या नाम है, किस रिगार्ड्स में है वो सेशन? चैट बॉक्स में यू हैव टू राइट इट इन द चैट बॉक्स द नेम ऑफ द सेशन। एवरीवन कीप इट इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव रखिए बिकॉज आप लोगों के लिए है। यस, तो कुछ बच्चों ने लिखा है इंटरव्यू स्किल्स। वेरी गुड। तो इंटरव्यू स्किल्स आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबके लिए, है ना? क्यों? बिकॉज यू ऑल विल बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ड्राइव। प्लेसमेंट के लिए आप जाएंगे, वहां पे इंटरव्यू होगा। तो ये सेशन जो है वो खास आप लोगों के लिए है, सबके लिए। ठीक है, तो सर जैसे बोलेंगे इंटरेक्टिव रखिएगा। चैट बॉक्स में अगर किसी ने कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टुडे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। It is an honor to introduce Mr. Lakbir Singh, a highly accomplished banking professional with 37 years of experience in Syndicate and Canara Bank. Starting in 1985 as a clerical cadre, he rose to a top management, consistently demonstrating excellence, leadership, and a result-driven approach. As a general manager at Canara Bank, he managed over 200 branches in Mumbai Circle with a combined business of 2,40,000 crore rupees. He has also held key roles, including Deputy General Manager of large corporate branch in Mumbai and Assistant General Manager of Retail and MSME Loan Process Center in New Delhi. Known for his expertise in banking, finance, wealth management, IT, and HR, Sir has excelled in customer service, team motivation, and strategic planning. His remarkable journey and leadership are sure to inspire us. So please join me in welcoming Mr. Lakhbir Singh. So Lakhbir sir, all yours. आप गाइड कीजिए बच्चों को किस तरह से वो अपने इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सो सर, ऑल योर्स। First of all, thank you, Ritesh ji, for such a beautiful introduction. Thank you for that. Or वेलकम सर। welcome to all students. इंटरव्यू स्किल्स, इसमें दो पार्ट है, इंटरव्यू और स्किल्स। इंटरव्यू तो हर जगह होता है, आपने भी हो सकता है कोई पहले इंटरव्यू किया हो, मैंने भी किया अपने 37 ईयर के कैरियर में, बहुत इंटरव्यू दिए और लकीली सारे के सारे सफल रहे। नहीं तो क्लरिकल से जीएमए बनना इज नॉट इजी। तो स्किल जो है वो चेंज होती रहती है। अगर मैं 85 की बात करूं, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था 84 में, उस समय की स्किल्स और आज की स्किल्स में टोटली डिफरेंट है। हालांकि कुछ चीज़ें बेसिक रहती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन स्किल को हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आज एक बैंक का इंटरव्यू आपने दिया है, कल दूसरे बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो चीज़ें आपने वहाँ, जो स्किल आपने यूज की थी, वही स्किल यूज करके आप इसको भी क्रैक कर पाए। नहीं, डिफरेंस कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जो बेसिक हमको पता होना चाहिए कि जब इंटरव्यू में बोर्ड के पास हम जा रहे हैं, हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमको जनरली, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक पीपीटी थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो चीजें ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट के लिए, हर के लिए बिल्कुल सेम रहती है। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल सेक्टर में या इंश्योरेंस कंपनी में, कहीं भी आप जाएंगे, वो आपको करना ही है। तो लेट अस सी, कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा उसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे, डिस्कशन करेंगे। बैंक इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड, इट इज नॉट गाइड आप, लेकिन चलिए। सबसे पहले जरूरी है हमको प्रोफेशनल एटिकेट का पता होना, उसको मेंटेन करना, कैसे हमने इंटरव्यू में सॉरी जाना सॉरी है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर आपकी स्लाइड शेयर नहीं हुई अभी। सॉरी, जस्ट प्लीज। सर ये होल्ड हो गया।
हो रही है बेटा, हो रही है। नहीं हो रही? सर इज शेयरिंग। जस्ट हो गई सर, हो गई। आप पीपीटी ओपन कर लीजिए, यस। आगे। यस। तो कभी भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए कि हमको इंटरव्यू में जाना है और कैसे करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे उसमें बिहेव करना है। और ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस हमको इंश्योर करना है कि ये जो हमारे प्रोफेशनलिज्म है वो नजर आए। जैसे सपोज के कई बार बोलते हैं जी टाई लगाने की जरूरत है कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन अगर आप अच्छे से पहन के टाई लगा के सूट में जा रहे हैं तो दूसरे इंटरव्यू में जो बैठा हुआ उसको लगता है कि आप सीरियस हैं इंटरव्यू देने के लिए। आपका सीरियसनेस शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लूजली कैजुअली कहीं भी चले जाएंगे तो आपको, जैसे शादी में दूल्हा जो है अलग से नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसने अलग से कपड़े पहने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम पर पहुंचना। हमको हमेशा जो भी टाइम हमको दिया गया है उससे मिनिमम 10 मिनट्स पहले पहुंचना है। नहीं तो क्या क्या होता है, सपोज कि हमको नहीं मालूम है कि डिस्टेंस कितना है। अभी तो आजकल तो आपके पास गूगल मैप है, आप जान सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि उससे भी 10 मिनट पहले आप घर से चलिए ताकि वहां पहुंचिए। क्योंकि जल्दी में लेट हो गए आप तो आपको मालूम है हमारा दिमाग जो है ना वो एक कदम से हड़बड़ाना शुरू कर देता है कि मैं लेट हो गया हूँ। जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा कि आप लेट हो गए हैं तो आधी चीजें आपको फ्लैश आउट कर देंगी। सो टाइमली पहुंचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप वहां पहुंच गए, आपका नंबर आया, आपको बुलाया गया है, आपने इंटरव्यू बोर्ड में रूम में जाना है, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली जाना है। सब चीजें, जैसे दरवाजा खोल के आप अंदर जाते हैं तो बाहर की चीजें सब अपने भूल जानी है। आपने प्रॉपरली उनको ग्रीट करना है, इंटरव्यू इंटरव्यू कमेटी को, स्माइलिंगली। लेकिन कई बार होता है कि हम स्माइल नहीं कर पाते, तो उस केस में जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती अपने चेहरे पर स्माइल हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, सीरियसनेस इज ऑल्सो ओके। लेकिन आपने कोशिश करना है कि सबको मुस्कुराते हुए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है उस हिसाब से आपने ग्रीट करना है। और एक और ध्यान रखना, जब इंटरव्यू खत्म होता है तभी इमीडिएटली उठ के बाहर नहीं आ जाना। आपने बोर्ड को थैंक करना है, क्योंकि वो आपको सुनने का उन्होंने टाइम दिया। थैंक फॉर दैट। उसके अलावा जरूरी है प्रैक्टिकल लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। किसी भी क्वेश्चन का इमीडिएटली आंसर देने की जरूरत नहीं है। हमको पहले अच्छी तरह से सुनना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन का आंसर मालूम है, लेकिन आधा क्वेश्चन सुन के हम आंसर दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं इंटरव्यू में, हमने कुछ और बोल दिया। पेशेंटली इंटरव्यूअर को हियर करना है। जवाब देने की जल्दी नहीं है, आपको बाहर आने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू के लिए चेयर मिली है, कंफर्टेबल माहौल है, आप जितना टाइम वहां बिता सकते हैं बिताइए। जितना इंटरव्यूअर चाहता है आपको बैठाना, आप बैठिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी हालत में। आराम से बैठिए, आराम से सुनिए। रेलिवेंट क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, मान लीजिए आपको, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन, जैसे पर्टिकुलरली कैनरा या सिंडिकेट बैंक में मैंने फेस किया। हम नॉर्थ इंडियन है, हमारा बोलने का स्टाइल कुछ अलग है। बोर्ड में मैक्सिमम लोग कई बार साउथ इंडियन रहते थे, उनका बोलने का स्टाइल, किसी वर्ड को बोलने का स्टाइल अलग रहता है। कई बार हमको लगता है कि हमको समझ नहीं आया, जवाब नहीं देना है, आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने दोबारा पूछ लिया, पार्डन सर, प्लीज रिपीट सर, आप पूछ सकते हैं। और इंटरव्यूअर को भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बुरा मान जाएगा कि नहीं आपने पूछ लिया ना। आप पूछिए, क्लियर होइए, उसके बाद आप उसका आंसर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंटली आप उसका आंसर दे सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी आदमी से बात करते हुए, हमने आप प्रैक्टिकल आप देखिए, मान लो कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे आंखें चुरा के बात कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको आई कांटेक्ट रखना है जिससे आप बोल रहे हैं उससे। अगर आप जनरल एक एड्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा सब बोर्ड मेंबर्स की तरफ आप थोड़ा सा अटेंशन देके उनके साथ आई कांटेक्ट रख के आप बातचीत कर सकते हैं। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है। अदरवाइज 10 15 20 मिनट के इंटरव्यू में आपको कोई जज नहीं कर सकता। मैंने इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं। मेरा यह मानना है कि 10 15 मिनट में आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर देते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका आंसर अच्छा है, कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, तो
बहुत अच्छा आप जवाब दे पाएंगे और इंटरव्यू में आप अच्छा कर पाएंगे। डू नॉट इंटरवीन द बोर्ड, अननेसेसरी बीच में उसको, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई भी मेंबर, तो उसको इंटरप्ट नहीं करना है। आप क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आया, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप दोबारा पूछ लीजिए। पूछ के, देख के, अच्छी तरह से सोच के आप जवाब दीजिए। एक बार, कई बार अभी एक और कई बार हमको क्या होता है, मान लीजिए हमको क्वेश्चन आता तो है लेकिन इमीडिएटली हमको नहीं हम दे पा रहे उसका आंसर, कोई बात नहीं। आज का जो ट्रेंड है इंडस्ट्री में, आप 2 मिनट, एक एक मिनट, आधा मिनट ले सकते हैं, सोचिए, इंटरव्यूअर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सोच के अपना आराम से जवाब दीजिए और कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। एक और चीज इसमें कई बार रहती है, हम आंसर को क्वेश्चन हमसे पूछा गया और हमने आंसर गलत दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपको इंटरव्यू के बीच पता लगता है कि आपने आंसर गलत दे दिया, तो आप बीच में टाइम निकाल के उनको बोल सकते हैं, सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था, जल्दी में मुझको ये आंसर दिया गया जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, कैन आई एक्सप्लेन वंस अगेन। दे विल डोंट माइंड, आपको टाइम देंगे। लेकिन आप झूठ कुछ बोल के, कुछ भी निकल के बोल के जाएंगे, उसके लिए आपको दिक्कत है। तो प्रोफेशनल एटिकेट्स आपको ये मेंटेन करने हैं, टाइम से जाना है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, एक्टिवली सुनना है, आई कांटेक्ट रखना है, और इंटरव्यू बोर्ड को इंटरव्यू नहीं करना है। ये कुछ ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू के लिए आपको जरूरी है। प्रोफेशनल ड्रेस, जैसे मैंने पहले ही बताया, ड्रेस बहुत जरूरी है। आपको वेल फिटेड सूट या ड्रेस जो भी पहनना चाहना है, चाहिए, अच्छा हो, जरूरी नहीं कि बहुत कॉस्टली हो। आपने अरमानी का सूट पहना है ऐसा नहीं है, आप जो भी पहने, आप पर सूट करना चाहिए, वेल फिटेड होना चाहिए और ठीक से ड्रेस होना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेकअप, ज्वेलरी, ऐसा सब नहीं चाहिए। फ्रेगनेंस मिनिमल और टेस्टफुल। कई बार इंटरव्यू में इतना फ्रेगनेंस लगा के आ जाता है कि इंटरव्यू बोर्ड वाला डिस्टर्ब हो जाता है। हर आदमी की अलग से टेस्ट रहता है, तो मिनिमम रखना है आपको, ज्वेलरी, मेकअप, फ्रेगनेंस एक्सेट्रा। और ग्रूमिंग, अच्छी तरह से आपको हेयर वगैरह की वेल ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए जब आप, अगर आप कई बार देखते हैं कि आप जब अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा तो आपको अच्छा फील होगा। हमारा हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा बुद्धू सा है, हमको लगता है हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दिमाग को पता नहीं होता कि एक्चुअल पोजिशन क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से जा रहे हैं, दिमाग आपका अपने आप कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस देगा। उसको लगेगा कि हाँ, आज तो कुछ स्पेशल है, इसलिए मुझको एक्स्ट्रा करना है। तो प्रोफेशनली आपको ड्रेस पहननी है अच्छे से, अपने बोर्ड में कॉन्फिडेंटली वहां जाना है। क्या आपको नहीं करना है? वेल ड्रेस आपको करना है, कॉन्फिडेंटली रहना है और मेंटेन आई कांटेक्ट करना है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ चीजें आपको नहीं करनी, जैसे अननेसेसरी टेल। क्या होता है कि कई बार हम अपने नॉलेज के चक्कर में, नॉलेज दिखाने के चक्कर में उलझ जाते हैं। कहीं कहीं टेक्निकल वर्ड हमने कुछ बोल दिया जिसकी हम पूरी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया नॉलेज दिखाने के लिए, और किसी बोर्ड मेंबर ने उसको पकड़ लिया और उसी पर पूछना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो मेरा आपको जो सजेशन है कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। जो पूछना होगा तो इंटरव्यूअर अपने आप पूछेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको कॉन्फिडेंटली आती है उसी पर स्ट्रेस रखिए। और कई बार हम इंटरव्यू बोर्ड में, ये भी एक कला है, स्किल है, कि अपने हिसाब से इंटरव्यू बोर्ड को मोल्ड कर सकते हैं। आप उस तरह मोड़ सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन इट इज नॉट इजी। बहुत सी आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी चीजें आप बोलें इंटरव्यू में जो हम बहुत आपको अच्छी तरह आती हैं, उन्होंने उसके बारे में पूछा नहीं है लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसमें जाके इंटरव्यू में ऐसा वर्ड बोल सकते हैं कि हो सकता है आपकी आपकी तरफ इंटरव्यू जो बोर्ड, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, आपकी तरफ जो आपने सोच रहे हैं ये पूछे, वही पूछना शुरू करें। डोंट बी नर्वस। नर्वस, हालांकि ये कहना बड़ा आसान है कि डोंट बी नर्वस, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है? हम नर्वस क्यों होते हैं? अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखें, नर्वस हम तब होते हैं जब हमको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं या आप स्कूटर चलाते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हैं,
तो आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। जिस रोड पर आपको नजर नहीं आ रहा आगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और नर्वस रहेंगे। लेकिन अगर आपकी हेडलाइट जल रही है, आपको रोड नजर आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे। और जो हमारी नॉलेज है वो हमारा हेडलाइट है। अगर हमको अच्छी तरह से नॉलेज है, अपने फील्ड की नॉलेज है, या हम जा रहे हैं वहाँ नॉलेज है, तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली ड्राइव करेंगे और इंटरव्यू में नर्वस नहीं होंगे। एक छोटा सा तरीका है, आप नॉलेज अपनी अपडेट हमेशा करते रहिए। क्योंकि नॉलेज नहीं करेंगे अपडेट, तो आपको कुछ ऐसी चीज पूछ ली जो आज से, और इंटरव्यू के लिए तो आपको इमीडिएट आज के पेपर में भी जो आया हुआ है वही पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 6 महीने बाद पूछा जाएगा या 1 साल बाद की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। नो, कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरा एक, आपने मुझे जोक देखा होगा कि इंटरव्यू में तो कुछ पूछ सकते हैं। बोलो, बोल पूछता है, इंटरव्यू पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी का नाम पूछ लिया। और आप इंटरव्यू पर हैं तो पूछ लेगा जी मेरे पिताजी का क्या नाम है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अपडेट रहना है और नर्वस नहीं रहना, और फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड वहाँ यूज़ नहीं करने हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, अननेसेसरी डिटेल्स, टेक्निकल वर्ड, हम ऐसे स्लैग यूज़ कर दिया जिसका हमको डिटेल में मालूम नहीं है, और इंटरव्यू ने बोर्ड के किसी में अपन उसी बार पूछ लिया, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। इनफॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझा सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप अच्छा बोल सकते हैं, आपने बोलना है। और अभी की ट्रेंड ये है कि इंग्लिश भी जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बोल सकते हैं कि मैं क्या इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड का बेसिक मतलब पर्पज ये है कि आपको असेस करना, ना कि आपकी लैंग्वेज को असेस करना। सो ये मानना कि कई बार हम बच्चे ये सोचते हैं कि हमको तो इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मेरी खुद की इंग्लिश बड़ी बहुत अच्छी नहीं है, और हिंदी भी आना अच्छी नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको किसी भी लैंग्वेज में आप रिक्वेस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी स्किल, बी ऑनेस्ट। आपको किसी भी हालत में डिसऑनेस्टी नहीं यूज करना है। डायरेक्ट और कंप्लीट आंसर आपने देना है, जो आपको पता है, जहां तक आपको मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो बोलना आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम। इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी हमारी तरह है, आपकी तरह है। जैसे मुझको सब चीजें नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, उनको भी नहीं मालूम है। और उनको भी जब पता है कि हर किसी को मालूम नहीं हो सकती है। इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है जरूरी नहीं कि आपको पता हो, तो आप पोलाइटली कि सर आई डोंट नो, मुझे इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप स्किप कर सकते हैं, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और ये बिल्कुल भी इसको नेगेटिव नहीं मानना कि मुझको उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, मुझसे 2 के आंसर नहीं आए, मैंने बोल दिया आई डोंट नो तो पता नहीं क्या हुआ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक, अगर आप झूठ या ब्लफ करने की बजाय सिंपल नो बोलते हैं, तो दैट इज बेटर। इफ यू ब्लफ, योर ऑनेस्टी मे बी इन डाउट। वो बोलेंगे पता नहीं यहाँ झूठ बोला तो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है। तो हमको बिल्कुल ऑनेस्टली, जिस चीज का हमको मालूम है, जिसका आंसर मालूम है, उसका आंसर देना है। जो चीज आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया उसको दोबारा पूछना है। 15 सेकंड, 20-25 सेकंड आप टाइम लेके आंसर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपने उसको भी आंसर देना है। और नहीं मालूम है तो आई डोंट नो कह के उनको सॉरी फील करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ब्लफ बिल्कुल नहीं करना है। और ये ब्लफ करने का मतलब, एक बार आपने झूठ बोल दिया कहीं और उसको डाउट हो गया, तो फिर आपको आपका इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल है। प्रिपेयर कैसे करेंगे? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको उस बैंक के बारे में बिल्कुल हर चीज पता होनी चाहिए। और आज की डेट में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। आप उसकी बैंक से, मान लीजिए आप HDFC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक्सिस बैंक में जा रहे हैं, उसके वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कब बैंक बना था, क्या वो पहले NBFC था, उसके बाद बैंक में कन्वर्ट हुआ, प्रेजेंटली कब कन्वर्ट हुआ, कितना उसका बिजनेस है आज की डेट में,
आप डिपॉजिट एंड एडवांसेस एटलीस्ट फिगर देख सकते हैं, 3 फिगर्स, डिपॉजिट, एडवांसेस एंड टोटल बिजनेस। उस बैंक की बैंकिंग इंडस्ट्री में पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ पोजीशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में उसका सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके एरिया में उसकी ब्रांच है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। कई बार हमको ये नहीं पता होता कि जिस बैंक के लिए हम इंटरव्यू जा रहे हैं वो हमारे पास आसपास है कि नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे सिटी में उसकी ब्रांच है, या मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास उसकी ब्रांच है। ये सब चीजें, यानी उस बैंक के बारे में आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। पूछ नहीं पूछेंगे कोई दिक्कत, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कब बना था, कितना उसका बिजनेस है, डिपॉजिट डिपॉजिट क्या है, ब्रांच हमारे पास कितनी है, और इंडस्ट्री में उसकी एटलीस्ट स्टैंडिंग क्या है, किस पोजीशन पर है। इसके अलावा क्योंकि आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक का इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली बैंक की नॉलेज आपको चाहिए। और यू आर लकी कि आप आईपीपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारी नॉलेज तो आपको इन्होंने प्रोवाइड कर ही देनी है, नो प्रॉब्लम। उसमें आपको सिर्फ इनका मटेरियल, इनके जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप, तो आपको ये नॉलेज के लिए आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, अपने अपने आप आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे बैंकिंग क्या है आपने आपको पढ़ाया गया होगा, और कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं बैंक इकोनॉमी में। प्रोडक्ट की डिटेल बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट जैसे रिटेल, और अभी की डेट में डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो टोटल डिजिटल हो रहा है। नियो बैंक अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये नए नए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा आइडिया उसका लेके चलिए। नियो बैंक में आपका कोई भी ब्रांच नहीं है, टोटली आपका डिजिटल बैंक है। रिटेल के प्रोडक्ट हैं, जैसे रिटेल में क्या आते हैं, सेविंग, आपका करंट अकाउंट है, आपके एफडीज हैं, या रिटेल आपके जो एसेट प्रोडक्ट है, रिटेल लोन है, हाउसिंग लोन है। थोड़ा जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके रिटेल में है, डिजिटल में कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे एटीएम से लेके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, बहुत से प्रोडक्ट आप रोज यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी आपको एडिशनल नॉलेज रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका बता सकें। फंक्शन क्या है बैंक्स के, आरबीआई के जनरल रूल रिसेंटली कुछ आया है, तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ी सी आपने प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपका एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईपीएफ, यूपीआई है, जो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, वो पढ़ाई गई होंगी कुछ उसमें। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ये आपको पढ़ाया गया होगा। इन चीजों को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जितनी सपोर्ट, जितना कॉन्फिडेंस आपको आईपीबी दे दे रहा है, उतना अगर आप दूसरा बच्चा वहां आपके पैनल में बैठा होगा तो स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस भी आपको चाहिए। आप फुली ट्रेंड है, और ऐसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड है जिसने हजारों बच्चों को जो यहाँ से पढ़ के जो प्लेस हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको होना चाहिए, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, ताकि आप अच्छा करेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये इससे आपका आपकी आपकी नॉलेज नहीं देखते, ये बिहेवियरल क्वेश्चन है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं। आज की डेट में ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और पूछ लेते हैं आप, जैसे आपको इफेक्टिवली आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा, पढ़ते भी हैं हम लोग कि बैंकों में बहुत प्रेशर है, हमारे डायरेक्टर, कई कई बार हमने इसके बारे में देखा है। तो प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये चीजें आपको थोड़ा, और ये जितने क्वेश्चन है साथ, अगर मैं बोलूं कि आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं। आपको इस पर स्पेसिफिकली एक पैरा लिखना है, और उसको बार बार पढ़ना है। आप अपने जो आपके मेंटर हैं आईपीबी, उनको दिखा सकते हैं कि सर ये मैंने लिखा है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बार में, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आप इमीडिएटली उसका कई बार जवाब नहीं दे पाते। और अगर आपने बोल दिया कोई स्ट्रेंथ और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और सबसे मुश्किल है वीकनेस, ग्रेटेस्ट वीकनेस, वो अपनी वीकनेस बताना और उस पर डिस्कशन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में एक पैरा लिखना है, उसको दिखा के, मॉडिफिकेशन करके जो बेटर है उसको आपको याद करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसके बारे में तो आपको जैसे घोटा लगाते हैं ना क्वेश्चन का,
कि आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, फ्लुएंटली आप बता सकें कि वीकनेस आपकी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। और आज की डेट में एक टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम में कैसे वर्क कर सकते हैं आप, ये पूछा जा सकता है। और क्या आपने कभी मिस्टेक किया कुछ? अगर कोई ये बोल देता है कि नहीं जी, तो ही इज लाइंग। कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने मिस्टेक ना किया हो, लेकिन मिस्टेक के बाद, करने के बाद आपने किस तरह से हैंडल किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिसको हम बोलते हैं कि जो नुकसान होना था, नुकसान होने से कैसे हमने बचाया। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉइज, या अगर आपके को वर्कर जो हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ये 7 क्वेश्चन बिहेवियरल है, इसमें आपकी किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनका जवाब सबसे मुश्किल है। और जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको मेरी एक सजेशन है आप सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इस पर वर्क कीजिए और इसको बार बार पढ़िए जब तक आप इंटरव्यू आपका नहीं हो जाता। अगर ये बिहेवियर क्वेश्चन आपने आंसर अच्छी से दे दिया, तो कई कंपनीज, कई बैंक जो हैं, वो नॉलेज की बजाय बिहेवियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आज की डेट में। कि जो हमारा एम्प्लॉय जिसको हम रखने जा रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, टीम में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी चैलेंज को कैसे हैंडल करता है, प्रेशर को कर सकता है। मान लो जो आपको सेल्स में आप चले गए, और अभी आज की डेट में तो सेल का प्रेशर तो हर जगह है। इवन के टेलर को भी प्राइवेट बैंक्स में सेल करना है। आपको प्रेशर हैंडल कर पाते हैं कि नहीं पाते, टीम वर्क में कैसे काम करें हैं, गलती कर दी है तो ये सब चीजें एक बिहेवियर है, जिसको आपको अच्छी तरह से इसके उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन पर अच्छा सा काम करेंगे तो नॉलेज के साथ साथ ये आपको एडिशनल सपोर्ट है एक, कि आप 100% आपका जो इंटरव्यू है वो क्रैक करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो सबके लिए कॉमन रहती हैं, जिसके लिए हमको काम करना ही है। तो अभी हम इसको मैं बंद करता हूँ, और कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पर हम आते हैं। किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो हम कर सकते हैं। ये जनरल चीजें थी जो आपको पता है और पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको तैयारी करनी कोई भी आपने इंटरव्यू के रिगार्ड्स में अपने डाउट्स कोई क्लियर करने हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो सर का एक्सपीरियंस है, तो आप सर के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि इंटरव्यू मुश्किल नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि एक्चुअली, एक मैंने पहले भी डिस्कशन किया, हमारा दिमाग जो है ना बड़ा बुद्धू है। दिमाग तो है, मान लीजिए आपको लगता है कि उसको रियल स्टेज में और जो आपका रियल नहीं है, रियल में फर्क नहीं पता लगता। मान लीजिए, सिंपल से आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो इंटरव्यू बोर्ड के पास बैठे हूँ, ये मेरे साथ एक बार प्रैक्टिकल हुआ, और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू मुझसे नहीं क्रैक कर पाया। मेरे दिमाग, बाहर बैठे बैठे मुझको इंटरव्यू बोर्ड का जो हेड था उसका नाम पता लग गया, किसी ने बोला। वो एक ऐसा आदमी था, उसको उसका नाम सुनते ही मुझको एकदम से लगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी इंटरव्यू ले रहा है, मैं क्या उसके सामने बोलूंगा, क्या करूंगा। और मैं फिर, और जो इंटरव्यू उस बोर्ड मुझसे पूछा गया, वो 100% क्वेश्चन मुझको आते थे। ये 83 की बात है, स्टिल रिमेम्बर, पूरे क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि बाहर बैठे बैठे मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं नहीं, डर गया मेरे दिमाग में, जैसे डर होता है, तो मेरे दिमाग ने सोच लिया कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है आपका दिमाग। अगर आपको उसको, अगर आप देखें ना, आप गर्म किसी पानी उबल रहा है, आप पतीले को हाथ लेंगे तो आप एकदम से आपका हाथ पीछे आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। दिमाग उसको नहीं मालूम है कि क्या है। इसलिए आपने और एक और देखिए, अगर आप जब घबरा जाते हैं कभी, तो आपको सांस चलनी तेज शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रोटेक्शन आपको दे रहा है कि आप, और उस समय आपका सब कुछ आपको भूल जाता है। जैसे मुझको वो, दैट वाज माय, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड इंटरव्यू था, तो बिल्कुल फेल हो गया। लेकिन उसके बाद, जैसे आप सुन रहे हैं मुझको, मैंने भी कई लोगों से डिस्कशन किया, पूछा किस तरह से करना है, तो धीरे धीरे नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंटली, और मेरा ये हमेशा उसके बाद एक प्रैक्टिकल रहा
कि इंटरव्यू कौन ले रहा है उसके बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंस था इसलिए। तो आप भी घबराइए मत, इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, आपके पास मौका है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि टेल अबाउट योर सेल्फ। वो आज सब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। आप ये मत बताइए कि मैं वहां पैदा हो गया था, वहां चला गया था, ये स्कूल में पढ़ा ना। आप क्या कर सकते हैं, आपको बोलने का मौका दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, प्रेजेंट से शुरू कीजिए। कि अभी मैंने जैसे मैंने आप क्या है तो बोला कि जी मैं अभी एट प्रेजेंटली मैंने आईपीबी से ये कोचिंग ली है, डिप्लोमा किया है। तो उसके बारे में उसको उसके क्या होगा ना, आपको आपके एरिया के आप आसपास घूमता रहेगा। एक इंटरव्यू में गया था, मैंने पूछा कि, तो उसने लड़के ने अपने पूरे शहर के बारे में बताना शुरू कर दिया, वहां पैदा हुआ था, जहाँ हुआ था। उससे किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप क्या कर रहे थे। आप, वो एक मौका है आपको बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। उसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए। कि अगर आपसे पूछता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ, बहुत वाइटल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछते हैं, और स्टूडेंट इधर घुमा घुमा के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिख के उसकी तैयारी करके कॉन्फिडेंटली बोलिए आप क्या कर सकते हैं। तो प्लीज, इसका क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताइए, ताकि वो डिस्कशन करते हैं। फिर आया है वो सर क्वेश्चन। बोलिए प्लीज। सर जी, विवेक जी बोलिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है सिविल ब्रांच से, बट सर मैं बैंकिंग लाइन में आया हूँ। तो सर जैसे मैं, सर मेरा इंट्रोडक्शन होता है, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि सर मैंने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, बट मैं सर बैंकिंग लाइन में आया हूँ। तो सर जैसे वो मेरे से पूछे फेस टू फेस कि आप बैंकिंग इंजीनियरिंग का कोर्स करके बैंकिंग लाइन में क्यों आए, तो सर उस क्वेश्चन को मैं कैसे फेस करूँ सर? देखिए, अभी आज की डेट में तो अगर आप बैंकिंग में देखें तो नॉट सिर्फ डिप्लोमा, बट के इंजीनियर, बी टेक, सब बच्चे बैंक में आ रहे हैं। ऐसा जी कोई सर। कैसा ऐसा कोई बैंड नहीं है कि बैंकों में नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक में देखें, अब चले जाएंगे तो मेरे साथ ही काम करने वाले 50% बच्चे बीटेक थे। लेकिन उसको आपको आपको कुछ उसको मोल्ड करना पड़ेगा कि आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट कैसे हुआ ना, क्योंकि बेसिक फील्ड आपका नहीं है। लेकिन आपका बैंकिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ, और उसका आंसर जो है वो बेसिकली हम दे सकते हैं कि मुझको बैंकिंग में धीरे धीरे, हालांकि मैंने आईटीआई में डिप्लोमा किया है, लेकिन मेरा शुरू से बैंकिंग में इंटरेस्ट रहा है। मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के कोई रिलेटिव, हमारे रिलेटिव्स हैं जो बैंक में हैं, तो उनको उनको देख के अच्छा लगता था। सर उसके बाद पिताजी भी है मेरे सर। हाँ, तो बस फिर तो सर घर में मेरे पिताजी बैंक में हैं। लेकिन मुझको उनको देख के घर में जैसे बैंकिंग का माहौल है, तो मुझे अच्छा लगता था। डिप्लोमा मैंने किया, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट, मुझे लगा कि नहीं, मुझको बैंकिंग ही करनी है। तो मैं धीरे धीरे बैंक की तरफ आया। इसीलिए मैंने जो है स्पेसिफिकली ट्रेनिंग ली इसके लिए, ताकि मेरा बैंकिंग में मैं जा सकूं और अच्छा काम करूंगा। और इंजीनियरिंग को कई बार इसलिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके वो आते हैं। तो आपका चांसेस है, ऐसा नहीं कि अगर आप बता रहे हैं कि आपके घर में है तो लेकिन फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बारे में एक पैरा लिख लीजिए जी अच्छी जी तरह, सर। जी उसको जी बार सर। बार पढ़िए, ताकि इंटरव्यू में जाए तो आपको पता हो आपने क्या कहना है। अब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप ब्लफ कर रहे हैं। जैसे आपने मुझसे इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने आपको बना कर बताया क्वेश्चन, लेकिन आपने जब इंटरव्यू में जाना तो आपके पास इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना बनाया होना चाहिए इसका आंसर, कि ये मुझसे पूछेंगे, मैंने ये बताना है। और ये क्वेश्चन हर इंजीनियर को जो, और बेसिकली क्या है कि बैंक के लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन तो कोई है नहीं कि आपको पर्टिकुलरली बीकॉम ही होना है, या आपको एमकॉम होना है, या एमबी होना है। कोई भी कोई भी ग्रेजुएट, और यहाँ अगर क्लरिकल में है तो 10+2 अप्लाई कर सकता है। तो इट्स नथिंग लाइक दैट। जी लेकिन सर। आपका इंटरेस्ट उसमें है। एक क्वेश्चन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जब पीपीटी में था उसमें लिखा था वाई बैंकिंग, बैंकिंग में क्यों। उसका बेसिकली मेरा पर्पज वही था कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, ये आपको बताना है। और बताना कॉन्फिडेंटली तभी आप कर पाएंगे अगर आप लिख लेंगे। जी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए, याद कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोलिए। ठीक है, जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर
I have one question. हाँ प्लीज। प्रियंका Sir, बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए अपना प्लीज। जी सर। सर एक्चुअली मैं लास्ट 2 ईयर से HR एज अ HR वर्किंग हूँ, बट अभी मुझे मेरा डोमेन चेंज करना है, तो उस चीज़ को मैं इंटरव्यू में कैसे बोलूँ? आई वाज वर्किंग एज एन HR। HR बैंक में है या कहीं? नो सर, IT कंपनी, कंपनी में। IT कंपनी में है ना। तो HR बेसिकली क्या है कि HR एक ऐसा फील्ड है जो एक स्ट्रेंथ है आपके लिए बैंक में आने के लिए, क्योंकि यू आर एबल टू हैंडल द एम्प्लॉइज, टीम, को वर्कर वेरी इजीली ना। ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आप ये मत मानिए कि मैं डोमेन चेंज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। HR में है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैंक में आना चाहते हैं, बैंक में आ सकते हैं, लेकिन आपको वही इसकी कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसमें सबसे आपकी स्ट्रेंथ जो मैंने बताई है, यू आर एबल टू वर्क एज ए टीम, यू आर एबल टू हैंडल पीपल, यू आर वेरी गुड को वर्कर, ये सब चीजें। और बैंक में अभी इसी की जरूरत है। और एंड यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज, योर को वर्कर। इस पर आप थोड़ा सा लिख के अगर आप वर्क करेंगी और इंटरव्यू में अच्छी से बोलेंगी तो देयर नथिंग लाइक दैट। मैंने बोला बैंक में कोई भी आ सकता है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है। एनीबॉडी कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ओनली थिंग कि जो आपका फील्ड है, आपको लगता है कि आप दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बैंक में सबकी जरूरत है। बैंक एक ऐसी चीज है, यहाँ हर हर तरह की क्वालिफिकेशन का आदमी आपको, एम्प्लॉय आपको मिलेगा। MBA भी है, BA भी है, BCom भी है, इंजीनियरिंग भी है, डिप्लोमा भी है, एवरीथिंग इज। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन मेरा भी है। बेटा पहले अपना हैंड रेज इंटरव्यू के कीजिए। टाइम पे सर कभी रेज कभी। योर हैंड्स एवरीवन। उसके हेलो बाद सर। क्वेश्चन पूछिए प्लीज। प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। पहले विशाल आप बोलिए बेटा। हेलो सर। या बोलिए। सर इंटरव्यू के टाइम पे सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब माइंड सर एकदम से ब्लैंक हो जाता है सर। और सर धड़कन सर तेज हो जाती है, तो इसके मतलब कैसे सर डील करें इसको उस सिचुएशन में? देखिए, इसका तो एक ही, अगर आप, मैं बैंकिंग से हट के बात करूं आपसे, तो उसका तो एक ही तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने, हितेश जी ने बताया कि क्लरिकल से लेके GM तक जो मैं गया, तो उसमें बहुत सी चीजें एंटर करना तो ठीक है, मुश्किल है ही। उसके बाद भी चीजें आसान नहीं रहती हैं। उसको ऐसे हैंडल करने का मेरा तरीका है। माइंड को रेस्ट करने का हर आदमी का अपना अपना तरीका हो सकता है। कई आदमी कुछ जो है वो एक्सरसाइज करके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं। मेरा जो तरीका है, आज से कम 20-25 साल से बोल सकता हूँ, ओनली मेडिटेट। मेडिटेट कीजिए। और कभी भी आपको, जब आपको लगता है सांसें आपकी तेज चल रही हैं, तो गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। ये ये भी एक इंटरव्यू टिप में ही बोल सकते हैं। आप कभी भी आपको प्रॉब्लम है, आप अगर 10-15 बार गहरी सांस लेते हैं, तो आपको दिमाग को मैंने आपको डिस्कशन किया ना, आपका दिमाग जैसे ही आपको उसको अलर्ट, थोड़ा सा लगेगा कोई गड़बड़ हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली पसीना आएगा, आपको आपकी सांस तेज तेज चलेगी। कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, 2 मिनट आप शांत रहिए। इंटरव्यू बोर्ड से एक और टिप आपको बता रहा हूँ, सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को। कभी भी इंटरव्यू से बाहर आने वाले स्टूडेंट से ये मत पूछिए कि वहां क्या पूछा गया था। बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता हुआ, तब आपको परेशानी हो जाएगी। अरे यार, ये क्वेश्चन तो मुझको आता नहीं। बस आपका दिमाग जो इमिडिएटली, जैसे आपने बताया कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस तेज चलती है, वो ये सब चीजों को आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है। इमीडिएटली तो नहीं मैं कह सकता कि आपको 10 दिन में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एटलीस्ट 1 मंथ भी
रेगुलर मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपको उसका फर्क पड़ेगा। बहुत सी साइट्स हैं, अभी आप नेट पर अवेलेबल हैं, उसको कर सकते हैं। उसका क्योंकि उसका इफेक्ट आपकी नॉलेज से नहीं है, नॉलेज आपको सब है। मैंने बताया आपको अपनी प्रैक्टिकल कि मुझको सारी नॉलेज होने के बाद भी वो इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया। कारण था जो आपने बताया, मैं घबरा गया, मुझको लगा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, और सब कुछ भूल गया। और उसके बाद जब मैंने कुछ ये सब चीजें टेक्निक्स की, उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड का दरवाजा खोलने के बाद, नॉलेज जाने के बाद, मैं सोचा कि मेरा डोमेन है, मैं आया हूँ यहाँ इनको बताने के लिए। कॉन्फिडेंटली आपको करना है, मेडिटेशन कीजिए, डेली कीजिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो आपने बताया इस पर तो 100% इफेक्ट आपको पड़ेगा। 1 महीना करके देखिए, चलते रहते हैं। और आई एम वेरी लकी कि कुछ ग्रुप्स हैं जो मुझको मैसेज भेजते रहते हैं, कंबाइंड करते रहते हैं सारे। जैसे आजकल भी उन्होंने 21 डेज का चल रहा है, तो सुबह 7 बजे सारे 20-25 लोग घर में ही बैठ के meditate करते हैं। बहुत जरूरी है। और आपकी आपकी माइंड की शार्पनेस बढ़ती है, आपको पीस मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है आपको। और जब आपको अपने दिमाग को बता देंगे ना, जब आप कि यस मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप 100% कर लेंगे। आदमी का दिमाग जो है वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज को सहन कर सकते हैं हम लोग, अगर हमारा माइंड जो है वो हमको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ठीक है। जी के शांत ओके कुमार सर, सिंह, थैंक यू। आप पूछ सकते हैं शांत कुमार। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, my name is Santa. Actually, sir, I have a question कि अगर हम लोग इंटरव्यू में मतलब जैसे कि एक ही लैंग्वेज में शुरू करके दे रहे हैं, लाइक फ्रॉम इंग्लिश, हम इंग्लिश में ही दे रहे हैं, और बीच में हम लोग को लगता है कि इन हिंदी वी कैन गिव बेटर आंसर, तो इन दैट केस हम लोग को सर इंग्लिश में ही जाना चाहिए, मतलब हम लोग हिंदी में भी ऐसे मतलब स्विच कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज को, कई बार कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जो, यहाँ कई बार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जो मैं अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, वट एवर इंग्लिश है, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने बताया आपको पहले भी, आप उनको बोलिए कि सर इफ यू अलाउ आई कैन डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन बेटर इन हिंदी, दे डोंट माइंड। उनको मैंने आपको पहले ही बोला कि उनको आपकी इंटरव्यू में आपको घबराने का, आपको ट्विस्ट करने का कुछ ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज देखनी है, आपका कॉन्फिडेंस देखना है। 15-20 मिनट में आपका सब कुछ डिसाइड करना उन्होंने, तो दे लेट इट डू। और इवन मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा, शायद लिंक्डइन पर किसी ने पोस्ट डाला हुआ था कि ऐसा उसके साथ हुआ, तो दे लो, नथिंग दैट। मेरा यह मानना है कि किसी चीज को आप अच्छी तरह एक्सप्लेन ना कर पाओ, उससे अच्छा है कि आप अपनी लैंग्वेज उसको बोल के चेंज कर सकते हैं, नथिंग दैट। और कोई अभी बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है अंग्रेजी हमने चलानी है, नथिंग लाइक दैट। आप हिंदी में बात कर सकते हैं। ठीक है, बी ओके, कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी युविका, युविका आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सेम क्वेश्चन था जो अभी इन्होंने भैया ने किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सारे अपने जो बिहेवियरल क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग क्वेश्चन है हमारे पीडीपी के, उनके आंसर हम इंग्लिश में दे रहे हैं, और हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो हम इंग्लिश में आंसर नहीं कर सकते, तो सर हमें पहले इंटरव्यू में पूछना पड़ेगा क्या? क्या एक बार सर क्या? बोल दीजिए दैट इज बेटर, है ना। एक बार इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछा जिसने, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं हिंदी में ज्यादा अच्छे दे सकती हूँ, तो उनको बोलिए सर इफ यू अलाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आजकल सर मैंने देखी इंटरव्यू हमेशा ही इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट हिंदी में बोल देते हैं, बीच में कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो स्टिग्मा जो आपके दिमाग में है कि पता नहीं इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ ज्यादा हमको मार्क्स, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए आप ना। और क्या कह रहे थे, बोलिए। सर एक और क्वेश्चन है। जैसे सर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तक मतलब कहीं पे जॉब नहीं की, नहीं कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है, तो सर अगर ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि बीइंग अ फ्रेशर, आप फ्रेशर हो, सो व्हाई शुड वी हायर यू, तो सर कैसे आंसर करना है इस क्वेश्चन का? देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं कि फ्रेशर को हायर नहीं करना। जो भी आदमी एक बार, जब बैंक में गया तो फ्रेशर ही गया था, मैंने भी कहीं जॉब नहीं किया था। बहुत से होते हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। कई बार अभी अभी मेरा एक प्रैक्टिकल मेरे घर में क्वेश्चन था,
था। मेरे बेटे ने बीच में गैप दे दिया जॉब में, तो उसको उसको लगता था कि अब क्या होगा, बीच में मुझसे पूछे गैप क्यों है, तो उसको हमने तैयारी कराई, गैप क्यों है, उसके लिए तुमने क्या किया, गैप जो था उस पीरियड में आपने क्या किया। जब आपने कॉलेज छोड़ा, उसके बाद आपने जब इंटरव्यू के जा रहे हैं, बीच में कुछ किया है ना। अब आईपीबी के में आप तैयारी कर रहे हैं, वो फ्रेशर है या पहले से नौकरी कर रहा है उसको रखना है, ऐसा ऐसा बैंकिंग में कुछ नहीं होता। ना ही कभी, मैंने तो बहुत इंटरव्यू लिए हैं बैंक में, फ्रेशर के भी और इंटरनल भी। ऐसा कभी नहीं हम सोचते कि ये फ्रेशर है तो इसको रखना है, या ये नया है तो इसको रखना है। सब मिलेंगे आपको, फ्रेशर भी बैंक में मिलेंगे आपको, जो जो पहले किसी जो कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन्होंने वहां से छोड़ दिया, यहाँ आ गए। लेकिन उसके लिए भी अब आप मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि वो कहीं कंपनी, अब वो आएंगे तो उनका क्वेश्चन होगा कि आप वहां से क्यों जॉब छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का उनके पास भी जवाब होना चाहिए, आप क्यों छोड़ रहे हैं ना, बस इतने ही। अब गैप है तो आपका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपकी स्टडी में और जॉब में गैप है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इतना ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचना क्या फ्रेशर है। डू वेल। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नीट नीट शुक्ला। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा गुड क्वेश्चन ये आफ्टरनून। है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो सर हो ही जाता है एट द एंड, बट सर पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है सर, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं इंटरव्यू के टाइम पर। वो मैं उसका आंसर मैं एक ही पहले दिया मैंने। उसके लिए आपको मेडिटेशन, कुछ ध्यान, वो सब चीजें जरूरी हैं। हमको लगता है कि आजकल के बच्चों को कहीं यार ये 15-20 मिनट और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप 20 से 25 मिनट बिना कुछ किए मेडिटेट करते हैं, तो ये पॉजिटिव थॉट्स आप में अपने आप आएंगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आपका आपका ब्रीदिंग टेक्निक सभी है, जैसे पहले भी स्टूडेंट ने बोला, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिससे आप 5 मिनट में ही अपने आप को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसमें काम करना चाहिए। ब्रेन पर काम करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा भी नहीं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में पॉजिटिवली अगर आप बैठते हैं पॉजिटिव, और कुछ चीजें ऐसी हैं। एक चीज और मैं आपको, मैंने पहले भी ये बताया, जब मैंने बताया आपको कि बाहर आने वाले स्टूडेंट से कभी नहीं पूछना कि इंटरव्यू में क्या पूछ, वो वही है। अगर मैं पूछता हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम नेगेटिव एक्टिविटी आ जाएगी कि मुझको ये क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि मैं आई एम 100% श्योर कि जो क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा जाता है दूसरे बच्चे से कभी नहीं रिपीट होता कुछ। अगर 100 क्वेश्चन भी है, मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो मेरे पास 100 बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन रहते हैं, रिपीट नहीं होता है। लेकिन वो बाहर, अंदर से बाहर आया वो बच्चा जिसको आंसर नहीं आता, बोला यार बहुत क्वेश्चन मुश्किल पूछ रहा है, उन्होंने पूछ लिया कि CRR क्या है। अरे मुझसे नहीं पूछेंगे ना भाई, मुझको जो पूछना है। और अनलकीली मुझको भी CRR नहीं आया, तो जो आपने बताया कि नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगी। पॉजिटिव थॉट करने के लिए आप इंटरव्यू वेट भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चुपचाप बैठिए आराम से। इधर चिट चैट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ, आराम से बैठिए, आपकी बारी आएगी आप जाएंगे। और वो भी अगर आपको आदत है मेडिटेट करने की, तो आप कहीं भी बैठ बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। और मेरा हर स्टूडेंट्स को ये एक टिप है कि आप मेडिटेशन की आदत डालिए। आपको जिंदगी में अभी आपकी, जब तक आप मेरी एज में पहुंचेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल हूँ उसके लिए। फेलियर से एकदम से जॉब में आने के बाद GM तक पहुंचना, इट इज बहुत लोगों ने पहुंचे हैं, लेकिन नॉट इजी। इतनी इंटरव्यूज हुई क्लरिकल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरव्यूज मैंने दी बैंक के अंदर ही। थैंक गॉड सारी की सारी क्रैक हुई फर्स्ट टाइम में। नहीं तो फर्स्ट एक बार इंटरव्यू आपकी नहीं इंटरनल बैठती है तो आप GM नहीं बन सकते ना। तो आपको उसका, मेरा जो सीक्रेट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेट कीजिए, आपको हेल्प आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आएंगी आपके। ठीक है, हाँ जी, बलविंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। बलविंदर सिंह। बट सर कई बार ऐसा होता है, जैसे एक गर्ल्स का क्वेश्चन था कि भाई फ्रेशर को, कई बार सर फ्रेशर को सेल्स फील्ड में डाल देते हैं। इसमें सेल्स फील्ड में डाल देते हैं सर कई बार फ्रेशर को ना, जैसे कोई सेल। गर्ल या बॉय फ्रेशर ज्वाइन किया है, हम्म। तो बेसिकली उसको कई बार सेल्स में डाल देते हैं कि तू सेल्स कर।
तेरे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। मैंने तो सर वो स्किल्स पे डिपेंड करती हैं या ऐसा कुछ भी है सर? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी बैंक वाले से पूछो, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे वो सरकारी बैंक है, काउंटर पर बैठे हुए टेलर को भी टारगेट है। आपको ये एक तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप बैंक में हैं तो आपको सेल करनी ही है, और सेल करना मुश्किल नहीं है। आपके पास कस्टमर अवेलेबल है, अगर आप ये मानेंगे कस्टमर को पता नहीं सेल कैसे कर पाएंगे, नहीं, आपका कस्टमर है, आपको कस्टमर को डील करना अगर एक बार आ गया तो वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम एसेट होता है। उसी कस्टमर को हम बहुत कुछ बेचते हैं। मैं खुद जब सेल करते थे, सेल का टारगेट रहता है हर किसी को सेल करना है, क्योंकि अभी क्या है कि जो टिपिकल ट्रेडिशनल बैंकिंग थी वो खत्म हो चुकी है। ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या था कि आपको कस्टमर आया, चेक दिया, पास किया, लोन किया, वो अभी ह्यूमन टच उसमें धीरे धीरे से खत्म हो रहा है। आपको लोन नहीं करना है, एप्लीकेशन सिर्फ आपको उसमें फीड किया, अपने आप सिस्टम उसको सैंक्शन करेगा, सब कुछ प्रोसेसिंग करेगा, अलग से टीम रहती है। तो हर आदमी के लिए सेल अभी जरूरी है। अगर आपके पास सेल करने का काम भी नहीं रहेगा तो आप सारा दिन कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए आप किसी HDFC में चले जाते हैं, मैं कई बार मेरा फ्रेंड है जाता हूँ वहाँ, कोई कस्टमर नहीं होता वहाँ, तो क्या करते हैं जो वहाँ स्टाफ है, उनका वही टारगेट है, फोन करेंगे, जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे आपने इंश्योरेंस बेच सकते हैं या कोई और प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये बेचना ही आपको। और इसमें फ्रेशर का और जो एक्सपीरियंस का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि वो फ्रेशर है तो उसको सेल में लगा दो, ये नया है तो उसको बैंक में, ऐसा कुछ नहीं। फॉरगेट अबाउट दैट। बट सर अगर बाय चांस उसमें सेल भी होगी तो सेल ऑन रोल ही होगी ना, ऑफ रोल तो नहीं होगी? सेल्स से डिपेंड नहीं करती सर कि सेल्स करनी है, सेल्स तो हर बैंक में करनी है। हाँ। बट सर वहां पे ऑप्शन आता है कि ऑफ रोल ऑन रोल का, तो हम्म। अंडर ऑन रोल ही आएगी ना वो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जो सेल आप ओके, करेंगे, मतलब ऑपरेशंस में आएगी। हाँ, ऑपरेशंस के ओके ओके। ऑपरेशंस क्या है कि बेसिकली का ऑपरेशन देखें हम, तो अभी कस्टमर को लाने से लेके एंड टू एंड सब आपको करना है। अकाउंट उसको उसको अप्रोच भी करना है, उसको कन्विंस भी करना है, उसका खाता भी खोलना है, उसको सर्विस भी देनी है। तो अभी तो हर बैंक में CRM का कॉन्सेप्ट आ गया। हर हर कस्टमर, हर स्टाफ को, उनके आपके नेशनलाइज बैंक में भी आपको हर स्टाफ को 50-50, 100-100 कस्टमर उन्होंने बांटे हुए हैं कि आपने इनको अप्रोच करना है, इनकी रिक्वायरमेंट है तो आपको डील करना है। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ है ना, वो एक तमाम दिमाग से निकाल दें कि सेल में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। सेल सिर्फ आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आपने कस्टमर को, मेरा एक ही कस्टमर को अभी तक ध्यान है, उसको हम गोल्ड भी बेचते थे, उसको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया, उसको इंश्योरेंस भी बेच दिया, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर दिया, पर्सनल इंश्योरेंस भी कर दिया, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, सिर्फ आपके आपके व्यवहार पर आपने। और कस्टमर रिटेंशन, आपने वर्ड पढ़ाया होगा IPP ने आपको, कस्टमर रिटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए एम्प्लॉय। अगर आप कस्टमर रिटेंशन कर सकते हैं तो आपको जिंदगी में, बैंक में आपके हर तरह की प्रमोशन के लिए आपका रास्ते खुले, क्योंकि आपको मालूम है कस्टमर को किस तरह बचा के रखना है। और आपने पढ़ा होगा कि कस्टमर रिटेंशन, नया कस्टमर लाना ज्यादा कॉस्टली है और एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना बहुत कम कॉस्टली है। इसलिए मैक्सिमम बैंक नए कस्टमर के बजाय रिटेंशन पर ज्यादा जोर देते हैं। आप कस्टमर को अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, सेल इज जस्ट, कुछ उसमें कोई मुश्किल नहीं होता सेल, ठीक है। और नया, बट हाँ बोलो। सर एक बार मैं गया था सर इंटरव्यू देने के लिए ऐसे ही बैंक में ज्वाइन के लिए, तो मेरे को IPP का नहीं पता था। तो रिलेशनशिप मैनेजर थे वहां पे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो सर ने लिया तो, बट आखिर में बोल रहे जहाँ पे तू बेटे आ रहा है ना फंस जाएगा, यहाँ पे टारगेट बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। मैनेजर ने मेरे को डरा दिया सर उल्टा। ठीक है, मैं Right. मानता हूँ कि ऐसा इंटरव्यूअर कोई ऐसा करता नहीं है ना। और एक चीज और भी होती है, कई बार ये भी एक तरह का हो सकता है कि उसका बिहेवियर ट्रेट हो, आपको ये देखने के लिए आपसे कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ना। आपको एग्जाम ने टेंशन दे दी,
उसी समय आप घबरा गए, आपके दिमाग में आ गया यार बैंक की तो जॉब ही बड़ी। और हर जगह आज की डेट में हर जगह प्रेशर है, हर जगह टेंशन है, हर जॉब में। अब छोड़ दो ना, अभी आप LNT के बारे में सुन रहे होंगे आप। उसके MD ने बोला कि 90 घंटे काम करें, लोग वो चीखे मार रहे हैं। क्या बैंक में हम लोग काम नहीं करते क्या 90 घंटे? जाओगे देखो बैंकों में क्या हाल है। हर बैंक में प्रेशर है, हर जॉब में प्रेशर है ना। और मैं तो मानता हूँ कि हर हर जगह प्रेशर है। घर में रहते हैं तो प्रेशर नहीं है, आप खाली बैठे हो तो माँ अरे खाली बैठे हो भी कुछ काम कर लो, वही प्रेशर है। आप लेट आ गए तो अरे कितने बजे आ रहे हो या क्या तुम, सब हर जगह प्रेशर है। आप किस तरह से प्रेशर को डील करते हैं उस पर आपकी आपकी सारी सक्सेस, लाइफ की सक्सेस इस पर डिपेंड करते हैं कि आप प्रेशर को किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आपने प्रेशर को डील कर लिया, और मेरा बड़ा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी दिन में 15-20 मिनट अपने लिए देते हैं, माइंड के लिए, तो आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी ऋतिक, जल्दी जल्दी से वाइंड अप करेंगे क्योंकि सर हमने एक कोई बात घंटे का नहीं, टाइम मुझको दिया था ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी ऋतिक। यस। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक को डील करना चाहिए कि एम्फेसाइज करके पढ़ना चाहिए कि वो बैंक में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एंड स्कीम्स में सर कौन कौन सी स्कीम्स पढ़ना चाहिए। सर स्कीम तो सर हर गवर्नमेंट की ओर आती है, तो वो काफी डिफिकल्ट टॉपिक भी माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट में जो बैंक में मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर मैंने काफी इसके बारे में भी पढ़ा है, तो सर इसलिए सर। देखो, अब जब हम बैंक के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं तो ऐसा जनरल नॉलेज जो बैंक से रिलेटेड है वही हमको देखना है। और गवर्नमेंट स्कीम्स अभी जो करंटली चल रही है, जैसे अभी आपका मुद्रा लोन का चल रहा है ना, मुद्रा लोन के बारे में हमको पता होना चाहिए। एक ई विश्वकर्मा स्कीम चल रही है। छोटी छोटी स्कीम्स हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बोल सकते हैं आपको इसके बारे में मालूम है, हाँ कितना कितना मैक्सिमम लोन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए मुद्रा के बारे में, ई विश्वकर्मा के बारे में, है ना। जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, पोर्टल मालूम है, जो जो आपके एजुकेशन लोन होते हैं उसके थ्रू आते हैं। जनरल सी नॉलेज हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डीप उसमें पूछेंगे, नहीं, क्योंकि आप नया जा रहे हैं तो आपको बैंक के बारे में, मान लीजिए अभी आप जा रहे हैं, उससे 1 हफ्ता पहले मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी जानते हैं ना, जी इसमें सर। बैंक रेट चेंज होता है, जी सर। CRR चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें कुछ चेंजेस हुई क्या। जैसे अभी उन्होंने बैंक रेट चेंज, अपना CRR चेंज किया, इतना जो बैंक से रिलेटेड है। और क्योंकि ये आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, रिटर्न में तो आपको बहुत सी चीजें जीके में नॉलेज चाहिए, आपको जी जनरल सर। भी चाहिए, गेम्स का भी चाहिए, पॉलिटिकल भी चाहिए। लेकिन यहाँ आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ बैंक से रिलेटेड देखी जाएगी, बहुत सर ज्यादा। सर गवर्नमेंट बैंकिंग में सर जैसे आरबीआई और सेबी रिलेटेड जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट भी आता है सर वो भी इम्पोर्टेंट बनता है, तो सर क्या हमें भी यहाँ पर पढ़ना चाहिए उसके, जैसे उसमें सर आरबीआई ऐसा कोई, वैसे मेरे ख्याल से RBI का एडवर्टीजमेंट कोई ऐसे आता तो नहीं है। उनकी आरबीआई एडवर्टीजमेंट जो कहता आती है है, जैसे वेबसाइट हाँ, पे वो अपलोड। एक ही एडवर्टीजमेंट आती है, RBI कहता हाँ जी। है ना। उसकी एक बुकलेट है, आप चले जाइए, RBI 10 पेज की बुकलेट है, आप आराम से याद कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। वो दैट इज ओनली, हम जिसको बोलते हैं कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर अवेयरनेस के लिए जो बैंक कर रहे हैं। आप मान लो किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है, किस रेट पर है, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जनरल, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि आपको हाउसिंग लोन के बारे में मालूम है, रिटेल के बारे में, आप कह रहे हैं हाँ, तो किस एज तक हाउसिंग लोन दे सकते हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है। इतना कुछ जनरल सा, बहुत ज्यादा डीप आपको इंट्रिकेसी में जाने की जरूरत नहीं है। जनरल जो बैंक से रिलेटेड है, अभी क्या हो रहा है, बैंक रेट चेंज हो गया या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बैंक के बारे में, जैसे अभी रिसेंटली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मॉडिफिकेशन हुई है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे नॉमिनेशन है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाई होगी वो। और मेरा ये मानना है कि मैं सिलेबस देख रहा था आपका, जितनी नॉलेज इसमें दी हुई है ना, अगर आप उतनी नॉलेज के साथ चले जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आई एम 100% श्योर कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता वहाँ।
जी सर। सर जैसा मेरा कल फर्स्ट मॉक था सर, उसके अंदर सर मुझे मेरे पहले जितने भी कैंडिडेट के मॉक्स हुए हैं और बाद में भी जितने भी हुए हैं सर, मुझे ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए ना सर, वो सारे क्वेश्चन मुझे आते थे। इवन सर मेरे भी जो क्वेश्चन जो सर ने पूछे एट दैट टाइम में, तो उनका जैसे कुछ क्वेश्चन मैं नहीं दे पाया था सर, लेकिन मैं घर पे जाकर जब मैंने उनके बारे में देखा ना तो सर मुझे पूरे क्वेश्चन आते थे, लेकिन उस समय मैं प्रेशर में नहीं दे पाया था सर वो। प्रेशर हैंडल करने का आपको अपना पता होना चाहिए कि आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है। जैसे मुझको मालूम है कि जी प्रेशर सर। कैसे हैंडल करना है। और अगर चलिए अब मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ। आज ये आपके साथ मेरा इंटरेक्शन था, तो आप क्या सोचते हैं मैं उठ के ऐसे ही आगे बैठ गया हूँगा? नो सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं, मैंने भी तैयारी की है, मुझको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तैयारी आप कुछ भी की है आपने, अगर आपने तैयारी की है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप घबराएंगे नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं उसको आप छोड़ के आगे दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, आपको पता लग जाता है एक सेकंड में कि ये क्वेश्चन मुझको नहीं आता, आप इमीडिएटली बोलिए सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर दिस क्वेश्चन, कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर मैं वहीं मुझे आता भी नहीं है और मैं उस पर टाइम भी खर्च कर रहा हूँ, तो इंटरव्यूअर के पास तो 15-20 मिनट ही होते हैं, इससे ज्यादा तो होते नहीं। तैयारी करनी है उसी दिन आपने, और दिमाग को जो बताना है डेली कि यस मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तैयारी की है, मैंने आईपीबी से ट्रेनिंग ली है, उससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहेगा। मैंने बताया ना हमारा दिमाग कितना बुद्धू होता है, उसको उसी वही चीजें फीड करनी है जो आपकी फेवर में है। ऐसी कोई चीज फीड नहीं करनी जिसको लगे नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है ना। पॉजिटिव हमेशा अपने ट्रेनिंग के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ दिक्कत नहीं। आपसे नहीं पूछा ना, आप मॉक इंटरव्यू में आप फिर मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया ये इतना जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन का आपने आंसर दिया वो कैसे दिया, कितनी कॉन्फिडेंटली दिया आपने, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उसको कैसे आपने वाइंड अप करके आगे गए, वो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अगर आप पूछेंगे अपने जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, तो जिस बच्चे को सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा था, और आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आते थे, आपने कॉन्फिडेंटली बोला, तो हो सकता है आपको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं। डोंट इस चीज के बारे में सोचना नहीं है कि उसको क्या पूछा मुझको क्या आया। ये मैंने आपको इसीलिए एक पॉइंट बताया है। कभी नहीं सोचना है किसको क्या पूछा, जाने दो। उसको पूछा ना, मुझको पूछेंगे मैं बताऊंगा, मुझको मालूम है, मैंने तैयारी की है, कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए ध्रुव। गुड दिस इज आफ्टरनून द सर। लास्ट क्वेश्चन। गुड ये आफ्टरनून। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। बस मेरे को पूछना था, जैसे कि सर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई काम कर रहा है अभी, और वो बैंक में इंटरव्यू देने जाता है, और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी जहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे अगर वहाँ के एचआर इतने सपोर्टिव ना हो, रिलीविंग लेटर में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो मतलब वो कैसे हैंडल करेंगे सर वहाँ पे? इस चीज़ को कैसे जवाब देंगे अगर इंटरव्यूअर पूछता है वहाँ पे बैंक में देखो कि आपका। नॉर्मली तो आपका जब इंटरव्यू से पहले आपसे आप एक तो आपको एम्प्लॉय अपना इन्फॉर्म करना रहता है अपनी कंपनी को कि आपने उसमें कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने के बाद मुझे लगता है जहाँ तक मोस्टली बैंक एक एनओसी लेते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एनओसी दिया हुआ है तो बाद में कुछ भी होता है तो बैंक ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं करता है। बैंक को भी सर मालूम रहता है कई बार अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी छोड़ती नहीं है, है ना। तो ऐसा, हाँ बताइए। सर मतलब जैसे कंपनी का एचआर इतना सपोर्टिव ही नहीं है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट पे इंटरनली बहुत इशू चल रहे हैं, वो लोग रिलीविंग नहीं दे रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे तैयार हो रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या क्या लेकर आया था? चॉकलेट एक्सपीरियंस लेटर जो है और ना उसको एक तो बैंक, टेडी लेकर आया था क्यों? म्यूट कीजिए, कोई एक्स्ट्रा कोई बोल रहा है शायद। हेलो। यस सर। तो उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। आपका इंटरव्यू हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, दैट इज सफिशिएंट। उसमें ओके आपका सर। ज्वाइन करने देंगे आपको। और आपने, क्योंकि ये जरूरी है, वो बैंक की उसमें भी रहता है कि आपने पहले अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय को इन्फॉर्म जरूर करना है कि मैंने आपको, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। अगर वो भी आपके नेशनलाइज बैंक में है, प्राइवेट बैंक में तो कोई पूछता नहीं। इवन के मुझे नहीं लगता कि वो कोई एनओसी जहाँ आपका रिलीविंग लेटर भी पूछता है प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि वहां तो आपकी
क्योंकि सरकारी बैंक में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सी पॉलिसीज हैं, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। प्राइवेट बैंक में ऐसा उनका हैंड जो इतने बंधे हुए नहीं होते उनके हाथ, वो कर लेते हैं। लेकिन सरकारी बैंक में थोड़ा सा आपको जब इंटरव्यू में जाते हैं तो शायद उसी समय मांग लेते हैं एनओसी, कि आप एनओसी एक दे दीजिए। ऐसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सर। बहुत से बच्चों का मैंने खुद इंटरव्यू लिया कैनरा अपना सिंडिकेट बैंक में। उनके 2 3 बच्चे तो इन्फोसिस छोड़ के आ रहे थे। मैं पूछा भाई वहां से क्यों छोड़ के आ रहे हो, तो उनकी अपनी जस्टिफिकेशन थी। तो जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि दूसरी कंपनी से जाएंगे, ये कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली कॉन्फिडेंटली आप अपना तैयारी कीजिए। ठीक है सर। सूर्यमणि बेटा, चलो लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लो, अभी इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है। Yes, sir. सूर्यमणि दास। Yeah, sir. So, I have a question. Suppose the target is not fulfilled, can the bank will fire? मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है आपकी। Yeah, suppose the target is not fulfilled. Pardon? Target is not fulfilled, right? Hello. नहीं, मैं My voice समझ is नहीं clear? समझ नहीं पा रहा। यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल आप सूर्यमणि। लिख के बता दीजिए, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। So he's saying if the target Yes. is not fulfilled, will the bank fire? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी बार बार आप क्या मिस कर रहे हैं, या कभी 1 2 बार मिस हो गया तो टारगेट तो अचीव करना रहता है, क्योंकि बैंक टारगेट पर ही चलता है। सरकारी बैंक रहेगा तो डेफिनेटली प्रोबेशन के पीरियड में आपको उनमें एक ही होता है, प्रोबेशन आपके एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए आपका प्रोबेशन 6 महीने का था, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको परमानेंट नहीं करेंगे, वही मैक्सिमम पीरियड आता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में यस, वो आपको फायर कर सकते हैं। बेटा प्राइवेट बैंक्स में मैं इसका आंसर देता हूँ सर, बिकॉज बीइंग एन प्राइवेट बैंक इस तरह से आपको फायर नहीं करता है। ठीक है ना, टारगेट्स मिस कर रहे हैं, एक तो चीज है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हैं टारगेट अचीव करने की, है ना। और दूसरी चीज है कि आपको 20 अकाउंट्स ओपन का टारगेट दिया और आपने 15 कर दिए। ठीक है ना, तो आपने किया, काम किया ना, जस्टिफिकेशन है, यू हैव डन योर वर्क। लेकिन अगर आपको 20 का टारगेट दिया है और आप एक करते हैं हर बार, वो भी एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बैंक विल गिव यू टाइम। लेकिन अगर आप करते ही, आप एक ही कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। फिर बैंक फिर भी फायर नहीं करता, बैंक आपको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, बैंक आपको बोलेगा कि नहीं आप ये इस काम में चले जाओ, इस काम में चले। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं होगा काम करने वाला, तो फिर आप वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं है और यहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड वर्किंग है ना, तो आप वो 10 के 20 भी अचीव कर सकते हो। बट वो सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर है, आपकी साइकी क्या है। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, तो अगर आपको 10 का टारगेट दिया, आप 20 अचीव करोगे। लेकिन जब आपका एटीट्यूड ही 5 अचीव करने का, तो फिर एक ही अचीव होगा। तो ये हमेशा इस चीज के ऊपर मैटर करता है, बैंक हमेशा टाइम देता है आपको। फायर करना जो है ना, बहुत लास्ट रिजोर्ट रहता है, जब हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता तब बैंक ऐसा डिसीजन लेता है, हार्ड डिसीजन। अदरवाइज जैसे बताया हितेश जी ने, मौका देते हैं, ये काम कर लो। बैंक ज्यादातर फायर आपको एक ही केस में करता है, व्हेन यू डू अ फ्रॉड। फ्रॉड में तो 100% है। फ्रॉड में देयर इज नो सेविंग्स। ठीक है ना, फिर आपको कर दिया जाता है। तो कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहे, आप कुछ कर रहे हैं तो आपका चलेगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। सो एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, सबके बिहाफ पे मैं लखबीर जी को थैंक्स करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, एंड शेयरिंग हिज वैल्यूएबल इनसाइट्स विद यू। So he has shown you how to clear a interview, how to be positive, किस तरह से आपको इंटरव्यू में जाना है, किस तरह से आपको उनके सामने
आंसर देना है, किस तरह से आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। मेडिटेशन सर ने अपना एक्सटेंडेड सेशन हमें दिया है। सो सबके बिहाफ पे सर एक बार फिर मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो विद दैट विल वाइंड दिस सेशन अप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.